फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है मध्य वर्ग, मोदी और किसान आंदोलन। और इस पूरे प्रसंग में, जैसा कि मैंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा भी था, इस पूरे प्रसंग में हम कोशिश करें कि ये जो मध्य वर्ग है, इस मध्य वर्ग की किस तरह की अप्रोच और भूमिका या मनोदशा नरेंद्र मोदी ने और उनके पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा मॉडल ने निर्मित की है। हम लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि किसान जो है 6 जून से आंदोलन कर रहे हैं। 19 दिन से तो वो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, जिनकी तकरीबन 1.5-2 लाख के करीब संख्या होगी। जो बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो सारे भरे हुए हैं और दिल्ली के बॉर्डर से 20, 25, 30 किलोमीटर तक ट्रैक्टर में, ट्रॉली में किसान फैले हुए हैं। और स्थिति यह है कि 19 दिन हो गए, नरेंद्र मोदी के पास में इन किसानों से बात करने का अभी तक न तो उनको समय मिला है न मौका मिला है। नरेंद्र मोदी बात करने के लिए सबके पास जा सकते हैं, लेकिन आंदोलनकारी के पास नहीं जाते कभी भी। तो ये जो एक नए किस्म का जो पीएम भारत की राजनीति में आया है, भारत की राजनीति में ऐसा नहीं है कि पहले जो प्रधानमंत्री हुए उनके खिलाफ में आंदोलन नहीं हुए। उनके खिलाफ आंदोलन हुए। उन प्रधानमंत्रियों ने जनता के बीच में जाके अपनी राय रखी है, अपने राजनीतिक रैलियां की हैं, आंदोलन किए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह है कि नरेंद्र मोदी ने एक विलक्षण पद्धति अख्तियार की है। आप याद कीजिए 74 को, 74 में, 75 में बड़े पैमाने पर जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में गुजरात में, बिहार में, दिल्ली में बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय आंदोलन उभर के आया। लेकिन उस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रत्युत्तर में इंदिरा गांधी ने जनता के बीच में रैलियां की। जो मांग उठी, उन मांग को एड्रेस करने की भी कोशिश की, और जब वो एड्रेस नहीं कर पाई तो वो डिक्टेटरशिप का रास्ता चुना उन्होंने। मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, उन सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने एक सिरे से एड्रेस किया। यहां तक कि जरूरी हुआ तो कानून में, संविधान में भी परिवर्तन किए, संशोधन पेश किए। लोकतंत्र में जब कोई सरकार चुनकर आती है तो सरकार का काम क्या होता है? सरकार का एक काम तो यह है कि वह अपने जो उसने जनता के साथ वायदे किए उन वायदों पर अमल करती है। दूसरा उसका काम यह है कि जनता की तरफ से जो शिकायतें आए, XYZ जैसी भी शिकायतें आए, उनका वो समाधान खोजे। सरकार का काम यह नहीं है कि वो समाधान नहीं खोजेगी। सरकार का काम यह नहीं कि वो डेडलॉक में चीजों को पड़ा रहने देगी, जैसे कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है कि उन्होंने 5 जून को डिक्लेयर किया ये 3 ऑर्डिनेंस, और बाद में इनको कानून की शक्ल दे दी गई। 6 जून से किसान इसका विरोध कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। 19 दिन से वो दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, वे कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो कायदे से होना यह चाहिए था कि नरेंद्र मोदी को इनिशिएटिव लेके हर हालत में इसे एड्रेस करना चाहिए था और रिजॉल्व करना चाहिए था, क्योंकि लोकतंत्र का काम ही है रिजॉल्व किया जाए। कांग्रेस नहीं चाहती थी लोकपाल जल्दी से बने, लेकिन कांग्रेस ने लोकपाल बनाया क्योंकि आंदोलन का दबाव था। और नरेंद्र मोदी ने क्या किया? जो लोकपाल था उस लोकपाल के सारे दांत तोड़ दिए और सारे नाखून काट दिए। और लोकपाल का गठन तब किया जब सुप्रीम कोर्ट ने इंसिस्ट किया कि आप हर हालत में आपको गठन करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी ने सरकार बनते ही लोकपाल का गठन नहीं किया।
तो पहली जो चुनौती है और पहली जो समस्या है वो ये कि केंद्र में जो सरकार बैठी है उस सरकार का जो दृष्टिकोण है वो ये कि हम आंदोलनकारियों से बात नहीं करेंगे, और प्रधानमंत्री तो एकदम बात नहीं करेंगे। आप सोचिए, आप यहां से सोचिए कि मनमोहन सिंह की सरकार ने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के वरिष्ठतम लोगों को बाबा रामदेव और अन्ना हजारे से बात करने के लिए भेजा, और नरेंद्र मोदी की स्थिति है कि नरेंद्र मोदी के पास किसी भी चीज को रिजॉल्व करने के लिए कोई समय नहीं है। और ये डेडलॉक कब तक चलेगा? नरेंद्र मोदी की एक स्टाइल है, मैं इसलिए इसको, मैं आज की बातचीत को पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी की और आरएसएस की जो कार्य प्रणाली है, जो कि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में, 6 साल में तो सरकार में जब से वो आए हैं तब से उसे सघन रूप से विकसित किया है, लेकिन वो पहले से काम कर रहे हैं इस पर। क्योंकि ये जो हमारा मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग का एक वह हिस्सा जो कि हरियाणा में, पंजाब में और दूसरे इलाकों में है, उसने बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि किसान आंदोलन को बड़े पैमाने पर मजदूर संघों ने समर्थन दिया है, और मजदूर संघों के द्वारा जो हड़ताल बुलाई गई उनमें मध्य वर्ग के लोगों ने बड़े पैमाने पर शिरकत की। ये इस तरह की जो यूनिटी है, ये यूनिटी बहुत जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद मध्य वर्ग का एक हिस्सा है जो किसान आंदोलन के प्रति उसके अंदर कोई सचेतनता नहीं है। वो सहमत है कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हमारी चिंता यह है कि उस समुदाय को जो कि नरेंद्र मोदी के सहमति के मॉडल से सहमत है, उसको कैसे इसके दायरे के बाहर लाया जाए। हम सबकी ये जो व्यवहार में राजनीति करते हैं उनकी भी ये चुनौती है। हमारे जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो कि डिजिटल में रहते हैं हमेशा और डिजिटल एक्टिविस्ट की तरह काम करते हैं, हम सबकी भी ये चुनौती है कि हम डिजिटल के जरिए भी अगर ये काम कर सकें, मिडिल क्लास के लोगों को एड्रेस करते हुए कि वे लोग समझें कि नरेंद्र मोदी का मॉडल एक्चुअल में देश के लिए कितना खतरनाक मॉडल है। नरेंद्र मोदी ने जो तरीका अपनाया है उस तरीके को कई तरीकों से आप समझ सकते हैं। मतलब पहली चीज तो यह है कि हम सामान्य तौर पर यह बात अपने जेहन में रखें कि आमतौर पर किसान आंदोलन और किसानों की समस्या के प्रति, किसान जीवन के प्रति, किसानों के जो जीवन में जो असुविधाएं हैं उनके प्रति हम एकदम अनभिज्ञ हैं। हम नहीं जानते कि किसान कितनी असहाय कंडीशन में और कितनी मिजरेबल कंडीशन में अपने कृषि और किसानी करते हैं, हम नहीं जानते। मैं एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूं। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जब एमए कर रहा था तो मेरे साथ में एक लड़का था जो अभी मेरा फेसबुक फ्रेंड है और वो पढ़ाता है राजस्थान में कहीं, द्वारका प्रसाद वर्मा। मैं नाम भी बोल रहा हूं जानबूझ के। तो द्वारका प्रसाद वर्मा की स्थिति यह थी कि वो भेड़ चराता था और उसका एडमिशन हुआ था। मैं पंडित का बेटा था, मेरा एडमिशन हुआ। तो मैंने एक दिन द्वारका से पूछा कि द्वारका तुम अपने घर चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? तो द्वारका ने कहा कि मैं चिट्ठी लिखूंगा तो मेरे घर वाले बहुत परेशान होंगे। मैंने कहा क्यों परेशान होंगे? बोले चिट्ठी पढ़वाने के लिए 18-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा उनको, आसपास कोई व्यक्ति नहीं है ऐसा जो चिट्ठी पढ़ सके। अब आप सोचिए, जहां साक्षरता का, शिक्षा का, ज्ञान का दायरा इतना दूर खड़ा हो, ये किसान जो जीवन बड़ा सुंदर और वैभवपूर्ण लग रहा है, जो लोग अभी फेसबुक पर हल्ला कर रहे हैं ना कि अमीर किसान, अभी एक नया कैंपेन शुरू किया है नरेंद्र मोदी और उनके गुर्गों ने कि अमीर किसान हैं। अगर किसान अमीर हैं जैसा कि वो कह रहे हैं, तो वो आंकड़े देके प्रूव करके दिखाएं कि किसान अमीर हैं। जिन किसानों की मासिक आय भारत सरकार के हिसाब से
वो अमीरों की आय नहीं है। चाहे वो पंजाब के किसान हो, चाहे वो हरियाणा के किसान हो, चाहे वो राजस्थान के किसान हो। राजस्थान में किसान के बच्चे हमारे साथ पढ़ते रहे, हम जानते हैं उनकी स्थिति कि वो किस मिजरेबल कंडीशन में पढ़ते रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपको लाइब्रेरी नहीं मिलेगी, गांव में स्कूल नहीं मिलेगा। पढ़ना है तो गांव से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर जाके पढ़ना होगा। और वो कह रहे गांव में बहुत खुशहाली और किसान बहुत मस्त है और वहां सारी चीजें सब सही है। लगता है कि नरेंद्र मोदी ने और नरेंद्र मोदी के साथ जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने ठीक से पंजाब भी नहीं देखा है। पंजाब के बारे में भी नहीं जानते वो लोग। अरे ज्यादा दूर क्यों जाएं, हरियाणा ही चले जाएं। हरियाणा में जाके देखें ना गांव में क्या कंडीशन है। सांस्कृतिक तौर पर हमारी जो ग्राम्य समाज है उसमें जो मूल्यों का पतन हुआ है, उसमें जो नागरिक अधिकार और नागरिक चेतना का पतन हुआ है, वो क्लाइमैक्स है उसका। वहां बर्बरता एकदम क्रूर फॉर्म में रहती है। सब लोग जानते हैं इस बात को। आज किसान बड़ी मुश्किल से एक कॉमन एजेंडे पर एकजुट होकर सामने आए हैं। एक ऐसे मसले पर सामने आए हैं जिस पर के संसद कोई प्रतिरोध नहीं खड़ा कर पाई, राजनीतिक दल कोई प्रतिरोध नहीं खड़ा कर पाए, लेकिन किसानों ने एक मेहनत करके एक ऐसा प्रतिरोध खड़ा किया कि आज दिल्ली के सारे बॉर्डर पर किसान ही किसान धरने पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो इससे एक मैं जो चीज बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता उसके, हम लोगों को कृषि के इतिहास की कोई जानकारी नहीं है। हमारे यहां कोई कोर्स में पढ़ाई नहीं जाती। मैं तो लिटरेचर पढ़ाता रहा हूं, तो लिटरेचर की मैं कह सकता हूं बहुत अच्छी तरह से कि हमारे यहां कृषि का इतिहास हम लोग नहीं पढ़ाते, कृषि के बारे में हम लोग नहीं पढ़ाते। हाँ, प्रेमचंद को कभी पढ़ाते हैं तो थोड़ा तो कृषि वृषि की चर्चा हो जाती है, लेकिन हम कृषि के बारे में पढ़ाते ही नहीं है। हमने अपनी पढ़ाई का ढांचा कुछ इस तरह से बनाया कि उसमें कृषि और किसान दाखिल ही नहीं होता। हमने अपनी पढ़ाई का ढांचा, ये जो मिडिल क्लास के लोग जो पढ़ लिखकर डिग्री लेकर आते हैं, हमने एक ऐसा ढांचा बनाया कि इसे वर्किंग क्लास की कोई कंडीशन की कोई जानकारी नहीं होती। एकदम रोमांटिक समझ है किसान की और मजदूरों की। जी नहीं, आप मजदूरों की बस्तियों में जाकर देखिए जहां मजदूर रहते हैं। मैं 27-28 साल तक कलकत्ते में और बंगाल के इलाकों में जो मजदूर बस्तियां थी उनमें मैं गया, मैंने अपनी आंखों से देखा है। सबसे मिजरेबल कंडीशन में मजदूर रहते हैं जहां से वो काम करते हैं। और आपको वो क्रांतिकारी नजर आते हैं। आपने कभी सोचा है कि मजदूर और किसान किस तरह की कंडीशन में रहते हैं? अधिकतर किसानों के पास में न्यूनतम नागरिक सुविधाएं नहीं है, नियमित कोई इनकम नहीं है। अगर इतनी खुशहाली होती तो 40 करोड़ से अधिक हमारे पास खेतिहर मजदूर होते। मिथ बनाया जा रहा है कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, ये अमीर किसान है। हो सकता है इसमें खाते पीते किसान हो सकता है। तो क्या खाते पीते किसान का होना क्या कोई अपराध है? या कोई किसान अमीर हो? अपराध है? क्या वो घृणा की चीज है? नरेंद्र मोदी एक शैली के तहत, उनका जो पूरा कैंपेन है वो एक शैली के तहत सारे लोगों के जहन में एक चीज उतारी जा रही है कि नरेंद्र मोदी गरीब के साथ खड़ा है और अमीर से लड़ रहा है, लेकिन वास्तविकता इसके एकदम अपोजिट है। आप जब भी आप नोटबंदी का प्रश्न उठाइए, नोटबंदी के बारे में यही कहा गया ना कि इस नोटबंदी से क्षति किसकी होगी? अमीरों की क्षति होगी, क्योंकि काला धन उन्हीं के पास है। अभी ये किसानों के बारे में भी यही तर्क दिया जा रहा है कि इन 3 किसान बिलों से जो कानून बने उनसे नुकसान किसको होगा? ये बड़े किसानों को नुकसान होगा। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता यह है कि नोटबंदी से साधारण आदमी की क्षति हुई और साधारण आदमी
पामाल हुआ। कैसे समझेंगे आप? इंस्टिंक्टिवली हम सबके अंदर ईर्ष्या और डाह पैदा करके नरेंद्र मोदी अपना गेम चलाना चाहते हैं कि आप नरेंद्र मोदी को पसंद क्यों करते हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी आपके अंदर ईर्ष्या पैदा करता है, क्योंकि वह अमीरों के खिलाफ लड़ना चाहता है, इसलिए आप नरेंद्र मोदी का साथ दीजिए। आपने नरेंद्र मोदी का साथ दिया, नोटबंदी पर सारे देश ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया, लेकिन बांस किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? आम जनता का नुकसान हुआ, साधारण लोगों को नुकसान हुआ, साधारण लोगों के उद्योग धंधे चौपट हो गए, अमीरों को कोई नुकसान नहीं हुआ। बल्कि हालत यह हुई कि जितने नोट छपे हुए थे उससे ज्यादा नोट बैंकों में जमा हो गए। किसी ने पूछा नहीं नरेंद्र मोदी से